हेलो एवरीवन। तो ये है तुम्हारी 2025 में होने वाली सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड इसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम्हें इसके सिलेबस के बारे में बता दूँ तो इसके जो सिलेबस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इससे एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इस पार्ट में तुम्हें ये 5 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 2 3 4 5, जिसमें तुम्हारा ये सब सारा यूनिट आएगा। एंड अब इन यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें तुम्हारा 2 रहेगा। इसी प्रकार से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 3। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो टोटल 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से करते जाओ, यहाँ पे देख लो। एंड यहाँ पे तुम इस ब्लूप्रिंट को चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। तो ये पार्ट ए है। पार्ट ए से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वहीं ये जो पार्ट बी है तुम्हारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, तो इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से तुम्हें ये 7 यूनिट पढ़ने हैं। बट इसमें से एक ये वाला जो यूनिट है एडवांस पाइथन, तो इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसको करने की तुम्हें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है अगर तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो तुम्हें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एआई करना है, जिसमें से 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, फिर 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है 7। ठीक है, तो इस तरह से बाकी का भी यहाँ पे किस तरह से मार्क्स ब्रेक डाउन किया गया है बाकी यूनिट्स का तुम एक एक करके यहाँ से देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा कि 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये रहा ब्लूप्रिंट और सिलेबस तुम्हारा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूँ, एंड इसके क्वेश्चंस को भी तुम्हें एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, समझते जाओ। अगर तुम पेपर की पैटर्न की बात करो तो 2025 तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में लगभग जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये 21 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए तुम्हारा टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, एंड सेक्शन बी कंटेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट बी रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। अब देखो सेक्शन ए में बोला है ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू में रहेगा। हाँ, एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सारे एमसीक्यू में नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे दिया गया है कि आउट ऑफ गिवन 5 + 16 = 21 क्वेश्चन, एक कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 5 + 10 = 15 क्वेश्चन। मतलब कि 21 में से स्टूडेंट्स को 15 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अब वही चीज़ें फिर से दोबारा दी गई है, इसको मैं एक बार अच्छे से और बता ही दे रहा हूँ। जैसे सेक्शन ए तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट बी रहेगा मतलब सेक्शन बी रहेगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 26 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ब्रेकडाउन और भी तुम अच्छे से देख लेना। मेनली मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को देखना, इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में रहेंगे। तो पहला हम सेक्शन ए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि एमडी गुलाती स्टार्टेड विथ अ स्मॉल शॉप विथ हिज फोकस। जो एमडी गुलाती होता है ये एक स्मॉल शॉप अपने फोकस से स्टार्ट करता है। ठीक है, डेडिकेशन एंड क्लियर आइडियाज़, तो इन सब में वो मतलब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्मॉल शॉप को स्टार्ट करने के लिए सब वो करता है, फोकस करता है, डेडिकेशन देता है, आइडिया को क्लियर रखता है। ठीक है, तो MDH बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन इंडिया। तो इस तरह से इसके मेहनत से क्या होता है कि जो MDH होता है, MDH ये इंडिया में मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बन जाता है। ठीक है, हैविंग अ गुड रेपुटेशन, एक अच्छा रेपुटेशन बनाता है पूरे वर्ल्ड में। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि विच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज़ क्लियरली विजिबल इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को क्लियरली हम देख सकते हैं। तो देखो इस स्टेटमेंट में हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि तुमने सेल्फ मोटिवेशन में पढ़ा हुआ होगा कि जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं ना, तो वो फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर। ठीक है, डेडिकेट रखते हैं, एंड उनकी आइडियाज़ होती है वो क्लियर होती है। ठीक है, तो ये तीनों सेल्फ मोटिवेशन पीपल्स में की ये उनकी क्वालिटी होती है। तो इसका आंसर सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिख देंगे हम लोग, सेल्फ मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसका दिया गया है कि व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर
इट विल शो द डिटेल्स ऑफ दैट फाइल, दिस इज़ नोन एज। देखो जब माउस को, देखो ये मेरा माउस है, अगर इस माउस को मैं अगर फाइल एक्सप्लोरर, किसी भी फाइल एक्सप्लोरर के फाइल पे मैं लेकर जाता हूँ तो वहाँ पे उस फाइल्स की ना डिटेल्स होती है। तुमने कंप्यूटर में कई बार ऐसा नोटिस ज़रूर किया हुआ होगा। तो ये जो फाइल शो हो रही होती है ये इनमें से क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है, डबल क्लिक कहलाती है, हॉवर कहलाती है, सिंगल क्लिक कहलाती है। तो देखो हम तो ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं कुछ, ना तो हम डबल क्लिक कर रहे हैं, हम तो बस माउस को लेकर जा रहे हैं ना उसके पास, ना तो हम सिंगल क्लिक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए, होवर होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होवर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असर्शन दिया गया है कि असर्शन क्या है कि ए डॉक्टर वर्क्स फॉर अ रिनोड हॉस्पिटल, मतलब किसी प्रसिद्ध हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर जो है वो काम करता है। ठीक है, द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे दिया गया जो स्टेटमेंट है, ये जो दिया गया है ये क्या वेज एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि चलो ठीक है डॉक्टर किसी प्रसिद्ध हॉस्पिटल में काम कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और जो रीज़न है वो भी सही बता रहा है कि अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक वेज एम्प्लॉयमेंट की तरह ही वो वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि उसको एक तरह से मंथली के लिए पेमेंट फिक्स कर दिया गया हो। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और 4 नंबर है डैश द वर्क इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड नोटिंग हाउ वी स्पेंड आवर टाइम एंड एनालाइजिंग हाउ टू स्पेंड आवर टाइम इफेक्टिवली। देखो दिया गया है कि हम लोग कोई भी, जैसे इसमें से कौन सा ऐसा वर्क हम लोग करेंगे जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे और नोट कर पाएँ कि हम अपने टाइम को कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, किस जगह पे हम अपने टाइम को ज़्यादातर स्पेंड कर रहे हैं। इसको एनालाइज करना, कैसे एनालाइज करेंगे ज़रा सोचो, क्या काम करेंगे कि हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि हम अपना टाइम को कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? नहीं, ऑर्गेनाइज करके हमें कैसे पता चलेगा कहाँ टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। ठीक है, हम ट्रैक करेंगे कि हम पता लगाएंगे कि हम अपना टाइम को किस जगह पे एग्जैक्टली जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। रील्स देखने में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, व्हाट्सअप चलाने में ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ने में ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो आंसर इसका ट्रैकिंग होगा। Tracking the work is all about identify and noting how we spend our time and analyzing how to spend time effectively. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है रेमया ट्रेवल टू स्वीडन फ्रॉम इंडिया टू परस्यू हर हायर एजुकेशन। जो रेमया है वो भारत से स्वीडन जाना चाहती है अपने हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए, बट सी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक स्वीडिश। मतलब ये स्वीडिश क्या है, ये लैंग्वेज है स्वीडन की, बट उसको स्वीडिश बोलना नहीं आता है। तो इस वजह से सी वॉज अनेबल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। इसकी वजह से उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाता है। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस लिए इसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाया? तो लिंग्विस्टिक बैरियर है ये। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब क्या हो गया कि रमैया को स्वीडन में स्वीडिश भाषा चल रहा है, तो स्वीडिश भाषा भाई इसको आता नहीं है, तो वहाँ जाएगी तो फिर वो दूसरे लोगों से बात कैसे करेगी? तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर उसके सामने आ जा रहा है। ठीक है, उसकी दूसरे की भाषा उसको समझ में नहीं आएगी या फिर वो उस भाषा को बोल नहीं पाएगी। तो लैंग्वेज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मेट एंड द सेम टाइम वी डू नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट और यूज़ अप नेचुरल रिसोर्सेज। देखो क्या किया गया है कि हम लोग एफर्ट लगा सकते हैं कि ये सोलर पावर जनरेशन को इंक्रीज़ करें। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पावर जनरेशन का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि एक तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन दिया गया है कि विच SDG कैन यू रिलेट दिस स्टेटमेंट टू। तो ये किस प्रकार की SDG रिलेट करता है इनमें से? तो यहाँ बात की जा रही है एनर्जी की ना, तो इसका आंसर क्या होगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, जो कि यहाँ पे ये सब सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में दिया गया है कि वन कैन बी अ गुड सिंगर वाइल द अदर कैन बी अ ग्रेट एथलीट।
कोई एक अच्छा सिंगर हो सकता है वाइल दूसरा एक अच्छा एथलीट भी हो सकता है। तो बिल्कुल असर्शन सही है, कोई एक अच्छा सिंगर हो सकता है, दूसरा एक अच्छा एथलीट हो सकता है। रीजन में दिया गया है कि ह्यूमन पॉजेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस बट एट डिफरेंट लेवल्स। तो बिल्कुल भाई रीज़न भी सही है कि हर मनुष्य की डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंसीज होती है, जिसकी वजह से कोई एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा एथलीट हो सकता है। तो ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कि असर्शन भी सही, रीज़न भी सही, एंड रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। नेक्स्ट आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड है द इंडियन गवर्नमेंट बैंड अ फ्यू ऐप्स स्टेटिंग। जो इंडियन गवर्नमेंट होती है ये कुछ ऐप्स को बैन कर देती है, एंड यहाँ पे ये कहते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट कहती है बैन करने के बाद, कि सर्वर्स इन द होस्टाइल नेशन आर रिसीविंग एंड यूजिंग द एक्वायर्ड डेटा इम्प्रॉपरली। यानी कि जो होस्टाइल नेशन है, यानी कि जो बाहरी देश है, जो दुश्मन राष्ट्र है, वो ऐप्स के ज़रिए डेटा प्राप्त करते हैं एंड उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच टर्मिनोलॉजी सूट्स बेस्ट फॉर दिस एक्शन। तो इस एक्शन के लिए इसमें से कौन सा टर्मिनोलॉजी बेस्ट सूट कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा चोरी करने का बात किया जा रहा है ना, सो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, डेटा प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी को बढ़ाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड है स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट है कि देयर आर 4 लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में 4 लेयर्स होते हैं, जो कि यह स्टेटमेंट 1 ही गलत है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में 4 नहीं बल्कि 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा सर होता है? पहला लेयर होता है इनपुट लेयर, दूसरा लेयर होता है हिडन लेयर, और तीसरा लेयर होता है आउटपुट लेयर। ठीक है, 3 लेयर होते हैं। स्टेटमेंट 2 में है कि द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज़ नोन एज द आउटपुट लेयर। तो ये भी गलत है, क्योंकि पहला जो लेयर होता है वो इनपुट लेयर होता है, न कि आउटपुट लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, इसको ऑब्जर्व करो और यहाँ पे फील करो कि डैश डैश द न्यूरल नेटवर्क बेटर द परफॉर्मेंस। अब बताओ इसमें से कौन सा न्यूरल नेटवर्क सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखो सबसे ऊपर में तुमको कौन सा ग्राफ दिखाई दे रहा है? ये ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? लार्ज। ठीक है, लार्ज न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें आंसर बस सिंपली हम यहाँ पे लार्ज भर देंगे। ठीक है, लार्ज और न्यूरल नेटवर्क तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझो। 5 नंबर है डैश इज अ सिंपल फाइल फॉर्मेट दैट स्टोर्स डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। देखो कौन सा इसमें से सिंपल फाइल फॉर्मेट है जो डेटा को कॉमा के साथ सेपरेटेड करता है, अलग करता है, डेटा को कॉमा के साथ अलग किया जाता है। तो देखो इसमें से अगर तुम CSV का फुल फॉर्म अगर तुमको पता होगा तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एंड यहाँ पे यही बोला गया है कि कॉमा के साथ सेपरेट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, CSV होगा। सिंपल है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है। सो इसका आंसर यहाँ पे CSV बस भर देना है। चलो नेक्स्ट इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लो। दिया गया है एक कॉर्पस कॉन्टेंट्स 4 डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड डाइट वाज अपियरिंग वंस इन डॉक्यूमेंट 1। एक कॉर्पस है जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्स है। अब तुम सोचोगे सर ये कॉर्पस क्या होता है? तो देखो कॉर्पस होता है ये टेक्स्ट की एक मतलब समझ लो कि एक कलेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बोला गया है कि ये जो वर्ड डाइट है ना, तो डॉक्यूमेंट 1 में पहली जो डॉक्यूमेंट है ये वर्ड डाइट जो है, डाइट उस डॉक्यूमेंट में एक ही बार आया है। ठीक है, जो डाइट है उस डॉक्यूमेंट में एक ही बार आया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म इन विच वी कैन कैटेगराइज द वर्ड डाइट। तो इस डाइट के लिए इसमें से कौन सा टर्म हम यूज़ करेंगे? अब देखो ये एक ही बार आया है, यानी कि जब कोई चीज़ एक बार सिर्फ आए तो उसको हम कहते हैं रेयर वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेयर वर्ड। अब चलिए नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन एंड आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ देखो एग्जाम्पल दिया गया है, इसको रीड करना है, एंड यहाँ पे दिया गया है कि चूज़ द ऑप्शन दैट आर नॉट AI। इसमें से कौन सा AI नहीं है? जैसे पहला है कि यूजिंग ChatGPT टू राइट एन ईमेल। हम ChatGPT का यूज़ करेंगे ईमेल लिखने के लिए, तो बिल्कुल सही है। जहाँ ChatGPT यूज़ हो जाएगा तो वो तो AI होगा ही होगा, तो ये तो AI है। अगला है कि फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल फ़ोन्स यूजिंग कैमरा। तो भाई इसमें भी AI लगा होता है। ठीक है, जो तुम्हारी फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी होती है ना मोबाइल फ़ोन्स में, तो उसमें भी AI होता है। तो ये दोनों तो AI हुआ।
थर्ड में है कि टर्निंग ऑफ लाइट्स विथ IoT डिवाइस। तो IoT डिवाइस का यूज़ करके लाइट को ऑफ करना, ये AI इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर हैविंग सेंसर। तो हमने कई जगहों पे देखा हुआ होगा कि हैंड सैनिटाइज़र करने के लिए सेंसर लगा होता है, तो उसमें AI का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें AI का यूज़ इसमें नहीं होगा। सो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इसमें AI का यूज़ नहीं है, तो इसमें 3 और 4 में नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है डैश रेफर टू द टाइप ऑफ फ्यूचर्स दैट वी वांट टू कलेक्ट। क्या टाइप ऑफ फ्यूचर्स है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डेटा या फिर डेटा फ्यूचर्स, दोनों में से कोई भी तुम एक यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। इसमें से डेटा साइंस का एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। ये याद रखना, ये डेटा साइंस का एक एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस और वीडियोस। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि फाइंड करता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को में इमेजेस और वीडियोस को? तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करने की बात की जा रही है, तो सिंपल सा बात है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगा, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द गिवन चैटबॉट टाइप। ये पढ़ के तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का चैटबॉट है। देखो क्या दिया गया है कि इट लर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। जो ये चैटबॉट है वो लर्न करता है, वो सीखता है इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस से। इट ऑल्सो बिल्ड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटीज़ बेस्ड ऑन द नॉलेज। वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बिल्ड करता है नॉलेज से। दीज आर कोलेबरेट विथ ह्यूमन्स। ये ह्यूमन के साथ कोलेबरेट कर सकता है, उनके साथ वर्क कर सकता है। एंड लर्निंग फ्रॉम देयर बिहेवियर, एंड उनके साथ उसके देख के उसको सीख भी सकता है। तो ये किस प्रकार का चैटबॉट है? तो इसको कहा जाता है स्मार्ट चैटबॉट, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग सिंपली लिख देंगे स्मार्ट चैटबॉट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है F1 स्कोर इज द मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन। F1 स्कोर मेजर होता है बैलेंस बिटवीन किसके किसके बीच का ये मेजर होता है F1 स्कोर। तो इसका आंसर होगा प्रिसीजन एंड रिकॉल। चलिए नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। सो 4 का 1 नंबर है कि सृष्टि लर्न अबाउट AI टर्मिनोलॉजी। सृष्टि AI टर्मिनोलॉजी से लर्न करती है बट was not able to recollect the term that is used to refer to machines that perform tasks with vast amount of data using neural networks। लेकिन वो डेटा को रिकलेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वास्ट अमाउंट में वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कि हेल्प हर विद द करेक्ट टर्म। तो करेक्ट टर्म का यूज़ करके तुमको उसको हेल्प करना है। तो देखो ये डेटा कलेक्ट चूँकि नहीं कर पा रही है, रिकलेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वास्ट अमाउंट में आ रहा है, तो मैं इसे करेक्ट कैसे कर सकता हूँ? तो इसको मैं कर सकता हूँ कि डीप लर्निंग करूँ। तो इसका आंसर सिंपली डीप लर्निंग हम लिखेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया गया है कि द आउटपुट गिवन बाय द AI मॉडल इज़ नोन एज रियलिटी। जो आउटपुट देती है AI मॉडल तो ये रियलिटी कहलाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो आउटपुट AI मॉडल देता है ये एक्चुअली में रियलिटी नहीं बल्कि ये प्रिडिक्शन कहलाता है, ठीक है। ये वाला कहलाता है प्रिडिक्शन। तो ये तो स्टेटमेंट 1 गलत हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द रियल सिनेरियो इज़ नोन एज प्रिडिक्शन। अब देखो ये भी उल्टा दे दिया है कि जो रियल सिनेरियो है ये एक्चुअली में रियलिटी कहलाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कि रजत हैज़ मेड अ मॉडल विथ प्रेडिक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स इन अपकमिंग मैचेस। रजत ना एक मॉडल बनाता है जो कि वो प्रेडिक्ट करता है इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के अपकमिंग मैचेस का। ही कलेक्टेड द डेटा ऑफ प्लेयर्स। वो प्लेयर्स के डेटा को कलेक्ट करता है परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू इन सब के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो हिज मॉडल वर्क्स विथ गुड एक्यूरेसी, ठीक है। उसकी जो मॉडल है वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रही होती है एंड प्रिसीजन वैल्यू। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से जो गलत है वो तुमको बताना है। तो देखो ऑप्शन 1 दिया गया है कि डेटा गैदर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेडियम बॉलर्स अपोनेंट्स टीम एंड हेल्थ इज़ नोन एज टेस्टिंग डेटा। जो कि ये पहला ही वाला ऑप्शन ना गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। सेकेंड है कि डेटा गिवन टू एन AI मॉडल टू चेक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन टेस्टिंग डेटा। तो ये सही है। फिर है ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा आर एक्वायर्ड इन द डेटा एक्विजिशन स्टेट। ये भी सही है। ट्रेनिंग डेटा इज ऑलवेज लार्जर एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ओके अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मैनी चैनल्स डज अ कलर इमेज हैव। कलर इमेज में कितने चैनल्स होते हैं? तो देखो कलर इमेज में ना टोटल 3 चैनल्स होते हैं। तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा RGB के बारे में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। ओके चलिए आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 5 है
विच फ्यूचर ऑफ NLP हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल मेंशन्ड विद द फीडबैक। इसमें से कौन सा फ्यूचर NLP का हेल्प करता है लोगों की इमोशंस को समझने के लिए? वर्चुअल असिस्टेंट, सेंटीमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीमेंट एनालिसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्थक मेड अ फेस मास्क डिटेक्टर सिस्टम। सार्थक एक फेस मास्क डिटेक्टर सिस्टम बनाता है फॉर विच ही हैड कलेक्टेड द डेटा सेट। वो कलेक्ट करता है डेटा सेट एंड यूज्ड ऑल द डेटा सेट टू ट्रेन द मॉडल। और उस डेटा सेट को यूज़ करके वो मॉडल को ट्रेंड करता है। देन ही यूज द सेम डेटा, उसी डेटा का यूज़ करके वो उस मॉडल की इवेलुएट करता है विच रिजल्टेड इन द करेक्ट आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है सभी टाइम, बट वाज नॉट एबल टू परफॉर्म विथ अननोन डेटा सेट। लेकिन अच्छा वो वर्क नहीं करता है अननोन डेटा सेट के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ना ओवर फिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओवर फिटिंग। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 5 का 1 नंबर है कि आदिति, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, डेवलप्ड अ चैट बोट दैट क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। आदिति जो कि क्लास 12 की स्टूडेंट है, ये एक चैट बोट बनाती है जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करता है। सी ट्रेन द सॉफ्टवेयर विथ लॉट्स ऑफ डेटा सेट्स कैटरिंग टू ऑल डिफ़िकल्टी लेवल्स। तो उसने उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डेटा सेट्स डाले हुए हैं और हर तरह की डिफ़िकल्टी लेवल भी उसमें उसने डाला हुआ है। ठीक है, इफ़ एनी स्टूडेंट्स वुड टाइप और आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, द सॉफ्टवेयर वुड गिव एन इंस्टेंट रिप्लाई। अगर कोई भी स्टूडेंट्स किसी टाइप के क्वेश्चन को डालता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टेंट रिप्लाई कर देता है। तो आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ AI इन द गिवन सिनेरियो। तो इसमें कौन सा AI का डोमेन का यूज़ किया गया है ये तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें यूज़ किया गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इवेल्यूशन पैरामीटर्स टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द करेक्ट प्रिडिक्शन। कौन सा इवेल्यूशन पैरामीटर सभी प्रिडिक्शंस को करेक्ट करता है या करेक्ट बताती है? तो इसका आंसर होगा एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 नंबर है, डैश मीन्स अ पिक्चर एलिमेंट विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक्स अप अ पिक्चर। पिक्चर यानी कोई इमेज, इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि इमेज ही बनाती है, इमेज का स्मॉलेस्ट यूनिट जो इमेज बनाती है वो इनमें से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पिक्सल। पिक्सल ही इमेज को बनाता है। ठीक है ना, तो पिक्सल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इमेज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज से तुम क्या समझते हो इसमें से? तो ऑप्शन है मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, बिल्कुल सही है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ये होता है सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एल्गोरिथम्स रिजल्ट्स इन 2 थिंग्स। कौन सा एल्गोरिथम ये 2 तरह की रिजल्ट देता है? ए वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स इन द कॉर्पस। ऑप्शन है सेंटेंस सेगमेंटेशन, तो ये तो नहीं होगा। अगला है टोकेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। बैग ऑफ वर्ड्स, हाँ ये सही होगा, बैग ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिजल्ट इन अ हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट। इसमें से कौन सा सिनेरियो रिजल्ट देता है हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट का? वायरल आउटब्रेक, फॉरेस्ट फायर, फ्लड या स्पैम फिल्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पैम फिल्टर। तो ये हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन तुमको करवा दिए हैं। सेक्शन बी के मैं तुम्हें चलो अब क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से करवाता हूँ। सो सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन के 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस तुम्हें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? तो पहले तो हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। दूसरा कि दूसरों के ओपिनियन पर हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें 2 ही लिखने थे, इस वजह से यहाँ पे मैंने तुम्हें 2 ही बताए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स इन लाइफ। लाइफ में गोल सेट करना क्यों ज़रूरी होता है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, गोल का क्या इम्पोर्टेंस है? तो गोल सेटिंग इम्पोर्टेंस है क्योंकि दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। ये गोल सेटिंग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी कैरियर को सक्सेसफुल बनाता है और पर्सनल लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यहाँ पे ये ट्रोजन हॉर्स के बारे में दिया गया है।
तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि ये जो ट्रोजन हॉर्स है इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। तो ये तुमने पढ़ा हुआ होगा ट्रोजन हॉर्स के बारे में कि ये एक मालवेयर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ए ट्रोजन हॉर्स इज़ ए टाइप ऑफ मालवेयर। ये क्या होता है कि ये कभी कभी ना हमें एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह लगेगा कि हमारे लिए ये एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट होता क्या है कि इट रीचेज अ कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर तक पहुंचता है ना तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वायरस एंड डिस्ट्रॉय डेटा। तो कंप्यूटर पे आ जाने के बाद ये वायरस की तरह बिहेव करने लगेगा एंड तुम्हारे डेटा को ये डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ इज सोसाइटी हेल्पिंग इंटरप्रेनर्स इन देयर बिजनेस। सोसाइटी किस प्रकार से इंटरप्रेनर्स को बिजनेस में मदद करती है। तो सोसाइटी किस प्रकार से इंटरप्रेनर्स को हेल्प करती है, इसको लेके यहाँ पे दिया गया है कि सोसाइटी इंटरप्रेनर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसके नीड्स को क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा कि रॉ मटेरियल्स भी सोसाइटी जो है वो प्रोवाइड करती है, तो कुछ इस प्रकार से हेल्प करती है। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस है बट केवल तुम्हें 2 ही लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तुम्हें कोई 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिखना है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता हो। तो यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 2 एक्टिविटीज़ में पहला एक्टिविटी है कि ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का कटिंग डाउन करना अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपना पर्सनल यूज़ जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना या फैक्ट्रीज बनाना, ठीक है। तो इसके वजह से फॉरेस्ट को कट करना। तो ये 2 ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। हालांकि और भी है बट तुम्हें 2 ही लिखने थे।